जम्मू भाई एक एक तरफ संविधान है जहाँ पे गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है, 2 जून रोटी नहीं है। दूसरी तरफ राजमहल है। कांग्रेस पार्टी ने जो हम अक्सर कहते रहते थे कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक पिच पर नहीं है। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर ढेर सारे ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं ये बात। आरक्षण पे भी वो चुप्पी साध जाते हैं। और मध्य प्रदेश में अक्सर हुआ, मध्य प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुए, उसके पहले विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के बेटे ने जो है धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी ने बुलाया था। पदयात्रा बुलाया, पदयात्रा में साथ हुए थे दिग्विजय सिंह के बेटे। आज मंच पर दोनों दिखाई नहीं पड़े। क्या कहेंगे कि क्या राहुल गांधी ने परिवर्तन किया है? धनंजय भाई, ऐसा है कि 26 जनवरी को जो हम लोगों ने इस वक्त गणतंत्र दिवस मनाया है, उसका एक विशेष महत्व ये है कि 75 साल के बाद का ये पहला वर्ष है जिसका पहला दिन शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष में संविधान जो है उसकी चर्चा अभी सार्वजनिक रूप से, चाहे राजनीति के गलियारों में हो या सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के गलियारों में हो, संविधान केंद्र बिंदु में है चर्चे के। और इसको तब महत्व मिल जाता है जब आरएसएस का कोई बयान, वो भी खास करके मोहन भागवत के मुंह से जब आता है, तो इस चर्चा को और भी प्रासंगिक बना देता है। 75 साल के उपलक्ष्य में पहली बार लोकसभा में और राज्यसभा में संविधान को लेकर 2 दिन की चर्चा हुई। और उस चर्चे के तीसरे दिन यानी 2 दिन के बाद जिस प्रकार से अमित शाह ने टिप्पणी की कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या लगा है सब, इतने बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। और उसके बाद फिर मोहन भागवत का बयान। तो इसीलिए संविधान की चर्चा, और खास करके 2014 के बाद और 2024 में चुनाव का भी केंद्र बिंदु था लोकसभा की संविधान था। और अभी जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं खास करके आरएसएस के, देखिए यही बयान जब आरएसएस का 1950 में आया था, 3 दिन बाद ही, और अब जब आरएसएस बयान दे रहा है संविधान को लेकर, तो संदर्भ पूरे बदल चुके हैं। 50 के दरमियान में आरएसएस के पीछे लोग होते ही कितने थे। आज तो आरएसएस देश की सत्ता उसके हाथ में है। आज आरएसएस, बीजेपी ये रूलिंग पार्टी हो गई है। और जब रूलिंग पार्टी हो गई है और तब आरएसएस जब संविधान के ऊपर मोहन भागवत बयान करते हैं, तो एक उसका अलग आयाम है। इसीलिए संविधान की चर्चा जो हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारा देश सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से शिक्षित हो रहा है और संविधान को वापिस वो पढ़ रहा है, रीइन्वेंट कर रहा है। जरा देख तो लियो यार, इस संविधान में क्या लिखा है। ऐसी कौन सी वो बात है, एक आम आदमी होने के नाते उसको इस संविधान से गुस्सा आना चाहिए, इस संविधान से नफरत होनी चाहिए, या इस संविधान को उसको नकार देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की लोकशाही के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए
संविधान पे जो चर्चा हो रही है, ये बहुत सुखद अनुभव मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे संविधान के ऊपर चर्चा गंभीर होते जाएगी, जैसे जैसे संविधान के चर्चे में देश का, समाज का, आम आदमी शिरकत लेते रहेगा, वैसे वैसे आरएसएस का असली चेहरा भी उजागर होते रहेगा। और वैसे वैसे लोग तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर भारतीय संविधान ने जिस तरीके से देश को परिभाषित किया और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की तुलना भी वो करने लगेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि जिस संविधान के ऊपर हाथ रखकर, शपथ लेकर देश के अंदर चाहे राज्य की सरकारें हो या देश की सरकार बन रही है, और जो लोग सत्ता मतलब संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं, क्या सही में उनका यकीन इस संविधान में है? नंबर एक। और दूसरा यह है कि भाई संविधान को जिस प्रकार का भारत निर्माण की अपेक्षा थी, क्या उस प्रकार का भारत का निर्माण हम कर पाए हैं, या फिर आगे करने की चुनौती हमारे सामने है? ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में डिस्कस हो रहा है। और खास करके जो नौजवान तबका है, उस तबके के बीच में इस संविधान की चर्चा करना बहुत ही निहायती जरूरी है। ये हुआ एक भाग। दूसरी बात ऐसी है कि राहुल गांधी जो हेड ऑन जिसको कहते हैं, वो आरएसएस को वैचारिक चुनौती देने की दे रहे हैं। और जब आरएसएस को चुनौती दे रहे हैं, तो आरएसएस के साथ जिस तरीके से बीजेपी के साथ संघर्ष किया जाता है, उस तर्ज पर आरएसएस के साथ संघर्ष नहीं किया जा सकता। आरएसएस के साथ संघर्ष करने का मायने यह है कि विचारों का संघर्ष। इट इज दिस स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजी। जब विचारों की लड़ाई आरएसएस के साथ हो रही है, तो आरएसएस के विचार का केंद्र जो है, उसका जो वैचारिक केंद्र जो है, वो मनुस्मृति से आता है। और मनुस्मृति के संविधान से निर्माण होने वाला जो भी राष्ट्र होगा, वो हिंदू राष्ट्र होगा, जो आरएसएस का सपना है। और दूसरी तरफ 1950 को लागू किया संविधान जो है, उस संविधान के धरातल पे निर्माण होने वाला देश, वो क्या होगा? वो तो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। वो यही राष्ट्र होगा जिसको कहेंगे भारत, और लोकतंत्र, समाजवाद, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। और ये धर्मनिरपेक्षता जरा शब्द जटिल है, बाकी तो बड़े आसानी से लोग समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है, ये मतलब पहले तो ये कह दूं कि धर्मनिरपेक्षता का कतई मतलब ये नहीं है कि निर्धर्मी हो जाना। पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि राज्य जो है, मतलब देश, अब उसको राज्य को मैं बहुत आइडियोलॉजिकल फ्रेम में नहीं लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि शासन बोल दीजिए। देश, शासन तो गवर्नमेंट है। देश की पहचान किसी एक विशिष्ट धर्म से नहीं होगी। करेक्ट। और दूसरा, और वो देश के नजरों के सामने
सारे धर्म एक होंगे, एक बराबर के होंगे, कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई अच्छा और कम अच्छा, ऐसा श्रेणी नहीं होगा। देश की नजरों के सामने सारे धर्म एक है, और देश किसी भी धर्म को मानने वाले और कोई किसी धर्म को नहीं मानने वाले, इनके बीच में फर्क नहीं करेगा। यही है धर्मनिरपेक्षता की राजनीतिक परिभाषा, जो एक तरफ सबको अपना धर्म, अपना रीति रिवाज मानने का, अपनाने का मूलभूत अधिकार भी देता है, और ठीक कि देश की पहचान किसी एक धर्म से होने से नकारता भी है। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका, भाई अमेरिका में बहुमत नागरिक जो है वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, लेकिन अमेरिका एक क्रिश्चियन देश के रूप में नहीं जाना जाएगा। ये बुनियादी फर्क। तो इसीलिए ये जो घालमेल हो गया है ना, हिंदू हित की बात करने वाली पार्टी मतलब बीजेपी, हिंदू हित की बात करने वाली, हिंदुओं के सपनों को साकार करने वाली, और सनातन धर्म, ये सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं होता, सनातन का मतलब प्राचीन। तो सनातन धर्म की रक्षा करने वाली संस्था आरएसएस, ये जो एक नैरेटिव बनाने में बीजेपी और आरएसएस अथक प्रयत्नों से सफल हुई है, और धर्म की रक्षा करने वाली, यानी हिंदू धर्म की रक्षा अगर कोई करने वाला है तो आरएसएस करेगी, बीजेपी करेगी। ये सारा जो घालमेल है, इस घालमेल से बाहर अगर निकलना है तो संविधान के सिवा दूसरा और कोई माध्यम नहीं है जिससे हम इस घालमेल से बाहर आ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, समाज के अंदर जो एक प्रकार से वैचारिक घालमेल कहो, वैचारिक शून्यता भी है, और आरएसएस बीजेपी के विचारधारा ने उनकी भाषा के शिकार जो लोग हो गए हैं, उनको अगर बाहर निकालना हो, वास्तविकता से उसका परिचय कराना हो, तो भारतीय संविधान की चर्चा करे बगैर होगा नहीं। लेकिन यहां एक ही बात है जो मैं हर समय सवाल के रूप में कर रहा हूं, जिस पर राहुल गांधी अभी भी कुछ कह नहीं रहे हैं। वो मसला ये है कि अगर भारतीय संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप अगर देश को खड़ा करना है, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात है, तो उसके अनुरूप बनाने वाले भारत को साकार करने के लिए कौन सी आर्थिक नीतियां हमको लागू करनी होगी, which will finally, that economic policy will lead us to make the India as the framers of the Indian Constitution believed in। इस पर आज भी राहुल गांधी साइलेंट है। अडानी पे हमला, ये इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। अडानी पे हमला बहुत जरूरी है, क्योंकि अडानी जिस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से इस देश को अडानी के गोद में डाल रहे हैं, ये इस देश के लिए खतरा है। इस पर अटैक कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं अडानी को, ये बात सही है, लेकिन संविधान के अनुरूप के भारत के निर्माण के लिए और जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बहस राहुल गांधी करा रहे हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया, उस इंडिया को बनाने के लिए अंत तो गत्वा क्या
आर्थिक नीतियां होगी, इस पर उनकी साइलेंस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अब तक की इस लड़ाई का वो इनकम्प्लीट है, अधूरी लड़ाई है। लेकिन मैं ये श्रेय पूरा राहुल गांधी को देना चाहता हूं कि इस वक्त राहुल गांधी ने भारतीय संविधान को पब्लिक डोमेन में लाने का और एक नैरेटिव बनाने में जो सफलता मिली है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन ग्रेव डेंजर, इसके लिए मैं उनको पूरा पूरा 100 मार्क्स के ऊपर देना चाहता हूं।